Yes, a very good morning, James. So, hope you are enjoying your time with your family, but still you have to study, and this is the time for the study also. So, we in the last lecture we have discussed about the comparative and common size balance sheet. Acha, I before starting with the lecture, I got some messages from the student part only. I don't know the name of the student. That sir, we are not supposed to get. We have gone through video 3 times and 4 times. ठीक है, आप 3-4 बार अगर वीडियो देख चुके हो और आप बोल रहे हो कि हमने सब कुछ पढ़ा है फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है और वाई यू हैव स्टार्टेड थर्ड बुक, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि थर्ड बुक स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि थर्ड बुक में मेजर पार्ट आर कॉन्सेप्ट रिलेटेड, जिसको समझाया जा सकता है। बट फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल कैरी करती है। तो अगर मैं आपको वो शुरू करूँगा तो इसमें सबसे बड़ा लॉस तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करने हैं वो और जो मैं यहाँ पे करवाऊँगा मैं एक एक करवा पाऊँगा, और उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। तो क्योंकि सॉल्यूशन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती है। थर्ड बुक में ईजी गोइंग है क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मेट के बेसिस पे सारे क्वेश्चन टिके हैं। तो ये इस ड्यूरेशन में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा। अनदर सबसे बड़ा सरप्लस बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि तुमको इस ब्रेक के अंदर प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, तो तुम इस थर्ड बुक के बेसिस पे उस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद द थर्ड बुक with the very proper decision I have taken according to the situation. So don't get कि सर उन्होंने ये शुरू किया, इन्होंने वो शुरू किया। सबका अपना अपना परसेप्शन है, सबका अपना अपना आइडिया है, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड विद दिस थर्ड बुक ओनली। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था बैलेंस शीट के बारे में। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन हमारा किसका है? बैलेंस शीट का है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके अब इसमें जो है हम जो फर्स्ट टूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड कॉलम बनाया हमने चेंज का बनाया है, और फोर्थ कॉलम हमने जो बनाया है वो परसेंटेज का बनाया है। चलो इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। आपके सामने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, सारा क्वेश्चन दे रखा है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। From the following balance sheet of the Y Limited, prepare the comparative balance sheet. Equity and liability is given to you. Equity shareholders fund दे रखा है आपको, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी की सब हेडिंग में दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लाइबिलिटी में दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और उसी तरह से एसेट्स में दे रखा है आपको नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स उसके नॉन करंट का पार्ट है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्रीज, जिसका मतलब होता है स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स, और बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर जो पैसा हो, या ऐसी सिक्योरिटीज जिसको तुमने मार्केट में रख रखा है और जिनकी वैल्यू कैश में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अदर करंट एसेट्स जिसका डिस्कशन मैं बोल चुका था, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है। अब इस डाटा का चेंज हम देखेंगे, तो इसको समझने के लिए अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो हमने कुछ नहीं किया फॉर्मेट के अंदर। सॉल्यूशन के पार्ट में यही पर्टिकुलर्स यहाँ प्रिंट हो रहा है, यही नोट नंबर यहाँ प्रिंट हो रहा है। बस इन ब्लॉक्स को, इन दोनों कॉलम्स को हम आगे पीछे कर देंगे, तो जो प्रीवियस ईयर है वो पहले आएगा और जो करंट ईयर है वो बाद में आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो प्रीवियस ईयर है वो सबसे पहले हम पुट करेंगे, और जो करंट ईयर है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद में आपको चेंज चेक करना है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ, आपने बोला सर मेरा यूनिट टेस्ट 1 में अकाउंट्स में नंबर 8 आया था, अब यूनिट टेस्ट 2 में मेरे अकाउंट्स में नंबर 10 आए, तो आप क्या बोलोगे? मेरा इंक्रीमेंट हुआ या मेरा मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ, कितने से? 2 मार्क्स से। आपने क्या किया? अपने मार्क्स के चेंज को प्रीवियस एग्जामिनेशन के रिजल्ट से कंपेयर किया। तो यहाँ पे हमको भी वही करना है, सेम काम करना है। मैं आपको शुरू से बोलता हूँ, बैलेंस शीट एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है जो कंपनी की पूरी साल की एक्टिविटी को बताता है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। हमारे सामने प्रीवियस ईयर है, हमारे सामने करंट ईयर है। हम क्या करेंगे? इस प्रीवियस ईयर के सारे डाटा को हम करंट ईयर से कंपेयर करेंगे, और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज, वेदर इट इज़ अ प्लस और माइनस, अगर प्लस आया तो ऐसे लिखेंगे, माइनस आया तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ देखिए तो देखो, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं, तो 25 लाख की शेयर कैपिटल पहले भी थी,
अभी भी 25 लाख की ही कैपिटल बोल रही है। पहले आपका रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख था, अब 6 लाख हो गया है, तो कितने से इंक्रीज हो गया? पूरा 1 लाख से इंक्रीज हो गया। उसी तरह से आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले भी 15 लाख था, अभी भी 15 लाख है, तो नो चेंज। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले थी 225, अब 240, कितने से चेंज हुआ है भाई? 15,000 से पॉजिटिवली चेंज हुआ है। उसी तरह से 25,000 से ट्रेड पेबल्स चेंज हुए, अदर करंट लाइबिलिटीज़ 5,000 से बढ़ी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 5,000 से बढ़े हैं। अगर एसेट साइड की बात करूं तो 6 लाख का फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेम चल रहे हैं, और इन्वेंट्री यानी स्टॉक पहले ज़्यादा था, अभी कम है। अभी कितना है? 2 लाख से कम हो गया है स्टॉक। उसी तरह से ट्रेड पेबल्स भी 2 लाख से कम हो गया, कैश 25,000 से बढ़ा है, अदर करंट लाइबिलिटी भी 75,000 से कम हो गया है। जो चेंज हुआ उसको हमने यहाँ पे पुट किया। अब सिंपली यहाँ पे बैलेंस शीट के टोटल का भी डिफरेंस देखो कितना हो गया, 50 लाख और 51,50,000, तो डिफरेंस कितने का? 1.5 लाख का। अगर तुम ये टोटल मारोगे तो भी आंसर सेम आएगा। और इन द सेम वे एसेट साइड की भी पहले 50 लाख थी, अब 51,50,000 हो गई है, तो चेंज कितने से? 1.5 लाख से। बात समझ में आई? अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर? तो 1 लाख का चेंज हुआ है तुम्हारा, चलो इसको गोली मारो। तुमने बोला था ना, अकाउंट्स वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, आपने बोला था मेरा पहले से चेंज हुआ है कितना? 2 मार्क्स इंक्रीज हुआ है। तो आप अपना कंपैरिजन जो बोलोगे ना वो ये करोगे कि सर पहले 8 मार्क्स थे, अब 10 मार्क्स हो गए, तो कितने से चेंज हुआ? 2 से चेंज हुआ। और अब किसको बेस लोगे? प्रीवियस ईयर को बेस लोगे इनटू 100, तो आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा कि आप कितना परसेंट इफेक्टिवली बाहर आए हो। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 लाख का रिजर्व मेरा इंक्रीज हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का डाटा क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर का डाटा रिजर्व एंड सरप्लस का 5 लाख बोलता है, इनटू 100 किया तो मेरा परसेंटेज आएगा 20%। सर मैं लास्ट ईयर से 20% रिजर्व में इंक्रीमेंट किया। उसी तरह से मैं 15,000 डिवाइड बाय 225 करूंगा तो बोलूँगा 6.67% से मैंने बोरोइंग इंक्रीज़ किया। ट्रेड पेबल्स मैंने 12.5% से इंक्रीज़ किया, 10% से मेरी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है, और 20% से मेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल मेरी लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ है 3% से। अब बच्चे प्रॉब्लम में एक और करेंगे, इसकी टोटल मार के यहाँ लिख देंगे 3% की जगह, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, तो हमको इसको नहीं लेना है, हमको ऐसे कंपैरिजन चलाना है। सब चीज़ें वर्टिकल चलेगी, वर्टिकल कंपैरिजन चलाओ, ठीक है। तो उस केस में हम जब देखेंगे कि भाई ओवरऑल मेरा जो चेंज हुआ है वो 1.5 लाख का हुआ है, और किस पे? 50 लाख पे, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है? 3% चेंज हुआ है। ये आप यहाँ 20 + 6 + 12.5 + 10% + 20% करोगे तो आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बोलेगा और वो क्वेश्चन गलत बताएगा, तो आपको वैसा नहीं करना है। अब अगर मैं बात करूं एसेट्स में, तो सेम वे में एसेट्स में बोलता है कि आपकी एसेट्स 20% से करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बढ़ी है, जिसमें भी फिक्स्ड एसेट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट का कोई इंक्रीमेंट नहीं है। आपका 26.67% से इन्वेंट्रीज चेंज हुआ है, 40% से ट्रेड रिसीवेबल्स चेंज हुआ है, 16.67% से कैश बढ़ा है, 75% से मेरी क्या बढ़ी है? घटी है, अदर करंट एसेट्स घटी है। ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे भी कैसे कंपेयर किया जाएगा? इन दोनों डाटा को के कंपेयर किया जाता है, और वो कितना होगा? 1.5 लाख। और 1.5 लाख को हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3% के हिसाब से लिख देंगे। सो दिस इज योर लेक्चर। आज हम लोगों ने कंपैरेटिव का क्वेश्चन किया। अब मैं स्लो नहीं चलने वाला हूँ, अब मैं लेक्चर को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेने वाला हूँ। मैं अब कल से पीएनएल का कंपैरिजन शुरू करूँगा, इसके बाद में मैं कॉमन साइज शुरू कर दूंगा। तो आप लोगों को अब अपना स्पीड बढ़ाना होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल मेल यू आउट, ठीक है। अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो पर्टिकुलरली तो मेल मी आउट, और इफ़ यू लाइक द वीडियो, व्हाट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।